तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम द कॉन्जरिंग 4 के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है अपकमिंग आपको देखने को मिलने वाली है 2024 में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर तकरीबन 6 से 7 मूवीज आपको देखने को मिल चुकी है और द कॉन्जरिंग के सीक्वेंस के अंदर तकरीबन ये चौथी फिल्म आपको देखने को मिलने वाली है। इससे जुड़ी भी कई अपडेट निकल कर आई है, साथ ही साथ इसके प्री प्रोडक्शन के बारे में भी कई अपडेट निकल कर आई है। सारी कुछ डिटेल मैं आपको बताऊंगा। आप यदि हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के इसे आल को सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आज हम एक और यूनिवर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि एक तरह से आपकी बहुत ही ज़्यादा कमेंट आने के बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, द कॉन्जरिंग यूनिवर्स के ऊपर हम वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम आपको इसकी सारी मूवीज़ और अपकमिंग जो मूवी आ रही हैं 2024 में द कॉन्जरिंग एक तरह से 4th और साथ ही साथ इसकी कई अपडेट भी निकल कर आ रही है, सारी कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों द कॉन्जरिंग यूनिवर्स एक अमेरिकन मीडिया फ्रेंचाइजी हैं जो ब्रह्मांड में एक अलौकिक डरावनी फिल्मों के लिए ये एक तरह से जानी जाती है और श्रृंखला पर ये बेस है। फ्रेंचाइजी का निर्माण न्यू लाइन सिनेमा और स्पैन कंपनी और वोटिंग मोशन द्वारा किया गया था और वनस ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फिल्म एंड और लॉरेंस वोस और साधारण जांचकर्ताओं के वास्तविक जीवन के मामलों का निर्णीकरण प्रस्तुत करती हैं और भूत प्रेत के प्रमुख लेखन और विवादास्पद मामलों से जुड़े लेखन और मुख्य श्रृंखला उन लोगों की सहायता करने के उनके प्रयासों का अनुसरण करती है जो खुद को राक्षसी आत्माओं को ग्रस्त पाते हैं, जबकि स्पिन ऑफ फिल्म वोर द्वारा सामने की गई कुछ संस्थाओं की उत्पादन केंद्र है। ये बनाई गई हैं जेम्स वॉन द्वारा और द कॉन्जरिंग 2013 पे एक तरह से जोड़कर इस यूनिवर्स को बनाया गया है। न्यू लाइन्स सिनेमा वनस ब्रदर्स द्वारा इसे बनाया गया है। ये फ्रेंचाइजी व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसमें $158 मिलियन के संयुक्त बजट के मुकाबले कुल 2.1 मिलियन की कमाई, यानी रिकॉर्ड तोड़ कमाई, अपने बजट से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा कमाई इस एक तरह से मूवी ने और इस यूनिवर्स ने किया है। और ये अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हॉरर फिल्मों में से एक बन गई हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इस सीरीज के यानी एक तरह से यूनिवर्स के बारे में हम सारे कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। फ्रेंचाइजी की मुख्य श्रृंखला में 3 फिल्में शामिल हैं, द कॉन्जरिंग 2013, द कॉन्जरिंग 2016 और द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इन 2021। पहली 2 फिल्मों का डायरेक्शन जेम्स वॉन्स ने किया था, जबकि तीसरी फिल्म का डायरेक्शन माइकल चावेल्स ने किया है। पहली 2 किस्तें कई प्रसिद्ध असाधारण मामलों में से 2 के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें वोर्स का हिस्सा रहे हैं। पहली फिल्म में पेरोस परिवार के मामले को दिखाया गया है, जो रोड आइलैंड में अपने नई अधिग्रस्त घर में परेशान करने वाली घटनाओं का अनुभव करते हैं, और दूसरी प्रविष्ट एनफ्रीड होल्डिंग जिसके विवादग्रस्त मामले का ध्यान केंद्रित है। दोस्तों जो प्रेरित करती हैं कि एमी मिल्टन हॉवन और 2 फिल्मों की अगली कड़ी द कॉन्जरिंग द डेविल एंड ड्यू इन 4 जून 2021 को रिलीज़ हुई थी, और ये एनी चियन और जॉनसन के एक जैसे मुकदमे के इर्द गिर्द घूमती है, जो 1981 के कॉन्क्रिस्ट में हुए एक हत्या थी। फ्रेंचाइजी में एनोब्लस 2014 की भी शामिल है, जो कि कॉन्जूर सिनेमेटोग्राफर जॉन आर लियोटिड द्वारा डायरेक्ट और पीटर स्कॉन और वान द्वारा निर्मित फिक्शन है, जिसकी शुरुआत में वो और संपर्क में आने से इसी नाम की गुड़िया की घटनाओं का खुलासा किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई चीज़ें आपको बताई गई है इस यूनिवर्स के अंदर, जो कि आपको एक तरह से देखने को मिली है। सारी कुछ जानकारी आपको हम इसी वीडियो में देने वाले हैं।
यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों बेहतरीन सारी जानकारी होने वाली हैं और वीडियो भी बहुत ही ज़बरदस्त और सारी कुछ डिटेल टोटल मिलाकर आपको मिलने वाली हैं। तो दोस्तों फ्रेंचाइजी की मुख्य 3 फिल्में जैसे कि मैंने बताया शामिल थी और 2 फिल्मों की अगली कड़ी द कॉन्ज्यूरस द डेविल मेड मी डू इट 4 जून 2021 को रिलीज़ हुई थी और एनर चेयर और जॉनसन के मुकदमे के इर्द गिर्द घूमती हैं। फ्रेंचाइजी में एन बेल्स 2014 भी शामिल है जो खुद कॉन्ज्यूरस सिनेमेटोग्राफर जॉन लियोटर द्वारा, जैसा कि मैंने बताया पहले भी, उनके द्वारा डायरेक्ट की गई है और डेविन एल और सैंडबर्ग द्वारा डायरेक्ट एक सीक्वल एन बेल्स क्रिश्चियन 2017 और एक दानव हेरपेन गुड़िया की उत्पत्ति की घटना को दर्शाती है। तीसरी एनबल फिल्म एनबोल क्रेज होम 26 जून 2019 को फ्रेंचाइजी के लेखन गैरन डेविन्स के साथ रिलीज हुई। तो दोस्तों इस यूनिवर्स की शुरुआत 16 अगस्त 2017 में हुई थी द नर्स मूवी के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये जो सबसे पहली मूवी आपको देखने को मिली थी इस यूनिवर्स के अंदर, और द कॉन्ज्यूरस इसी के बाद अगले साल आपको तकरीबन 15 अगस्त के दिन ये देखने को मिली थी आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। और ये साथ चलते चलते आपको एक तरह से अभी बात की जाए तो 2023 का अगस्त आ चुका है और जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है ये 2024 की स्टार्टिंग में वरना अगस्त के अंदर फाइनली देखने को मिल जाएगी। जनवरी फरवरी में टीजर या ट्रेलर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों इसका प्री प्रोडक्शन एक तरह से अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही वो पूरा हो जाता है तो मैं उसकी अपडेट की वीडियो भी ला दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर कई जो कैरेक्टर है वो भी आपको देखने को मिले, तो उनके बारे में भी जानेंगे। पहले अब हम इसके एक तरह से प्री प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, यानी कि इसके अंदर इससे किस किस लोकेशन पर शूट किया गया और कौन कौन से कैरेक्टरों में एक तरह से उसमें रोल निभाया, और साथ ही साथ दोस्तों कितना इसका बजट है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, साथ ही साथ इसके ओटीटी राइट के बारे में बात करेंगे और कितने कंट्रीज में ये कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल होगी, सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते दोस्तों इसके बारे में अब प्री प्रोडक्शन के बारे में जानना चालू करते हैं। निर्माता वंश ने कहानी की तुलना नाइट एट द म्यूजिक से की, जहां एनब्रेस के और फ्लैट रूम में एक तरह से प्रेत घाती वस्तुओं को सक्रिय करती हैं। द नन और द कॉन्जुरस 2 में पेश किए गए चित्रण पर आधारित प्रीक्वल वोरस के संपर्क में आने से पहले पहराक्सी ननन वाकल की उत्पत्ति कर देती है और द नन की अगली कड़ी की घोषणा की गई है, जिसमें एकल कपूर ने पटकथा लिखी है और वॉन और सैफरन का परियोजनाओं का सह निर्माण थे और द नन सेकंड नाम का एक सीक्वल का निर्माण शुरू हो गया है, जिसका डायरेक्शन माइकल चेमस ने किया था और एक स्टैन और लिवन और द क्रेज ऑफ ना ला कोरियन और अप्रैल 2019 में रिलीज हुई थी। दोस्तों द नन 2 पर भी हमने वीडियो बना दी हैं, आप जाकर देख सकते हो, हमारे एक तरह से प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो, बाकी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। वो ने कहा कि उन्होंने मुख्य फिल्म बनाने में वास्तविक जीवन की सटीकता की मांग की है, जबकि स्पिन ऑफ ने उन्हें डरावनी शैली में विभिन्न उप शैलियों का पता लगने की अनुमति दी है। पहली 2 कॉन्ज्यूरस फिल्मों की आलोचनाओं और हॉरर प्रशंसाओं दोनों द्वारा आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा थी, जिनमें वंश के निर्देशांक में मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन, विशेष रूप से एड और लोरेस के रूप में पैटिन विलियम्स और पैराफॉर्मिंग की ऑन स्क्रीन और क्रेस्टिंग प्रशंसाएं हुई। आलोचनाओं ने यह भी स्वीकार किया कि फिल्म की लोकप्रिय संस्करण के साथ आधुनिक हॉरर फिल्म के निर्माण पर भी प्रभाव पड़ता है। तीसरी प्रविष्ट की आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षाएं मिली हैं, जिन्होंने विलियम्स और फॉर्निंग के प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं की, लेकिन इसे पिछली कॉन्ज्यूरस रिश्तों की तुलना में कमज़ोर बताया है और एनाबेल फिल्म श्रृंखला की पहली प्रविष्ट को मिश्रित से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं, जिसमें अपने अग्रदूत की तुलना में एक निम्नतर फिल्म बनाया गया है और सर्जन आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। और 3 प्रमुख फिल्में और इसके 5 स्पिन ऑफ ने बॉक्स ऑफिस पर खुद को सफल साबित किया है, जिन्होंने लगभग $58.8 मिलियन की संयुक्त राज्य के अंदर बजट के मुकाबले दुनिया भर में $2.1 बिलियन से भी अधिक की कमाई की है, जिसमें द कॉन्ज्यूरस यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म बन गई है और इतिहास की उत्तराधिकारी सबसे समीक्षाओं द्वारा प्रशंसीय है।
डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए तो पहली फिल्म की शुरुआत 20 साल पहले डेवलपमेंट में शुरू हुई, जब एड लोरस ने निर्माता टोनी डेरन ग्रेट के लिए कैरलिस पोर्सन के साथ और लोरेन वोस के रूप में सकारात्मकता का टेप चलाया। डोरन ग्रूट ने वोस द्वारा टेप चलाने और उसके बाद भी चर्चा की रिकॉर्डिंग की और 10 के अंत में लोरस ने डोरियन ग्रूट से कहा कि अगर हम इस फिल्म में नहीं बना सकते तो मुझे नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद डोरियन ग्रूट ने एड के लिए फिल्म के बारे में अपनी दृष्टिकोण का वर्णन किया। ड्यूरोस ग्रूट ने मूल उपचार लिखे और परियोजना का शीर्षक द कॉन्जूरिंग रखा। लगभग 14 वर्षों तक उन्होंने बिना किसी सफलता के फिल्म बनाने की कोशिश की। उन्होंने मूल रूप से कनेक्टिंग में द होस्टिंग के पीछे प्रोडक्शन कंपनी गोल्ड सर्कल फिल्म्स से भी बातचीत की। फिल्म बनाने का सौदा किया, लेकिन अनुबंध को अंतिम रूप दिया जा सकता था और शोध रद्द कर दी गई। डेमन ग्रूट ने निर्माता पीटर स्कोन के साथ संगठन किया और सहोदर लेखन चार्ट और केरिन डेब्यू और हेस को स्क्रिप्ट को परिष्कृत करने के लिए बोर्ड पर लाया गया। डोरन ग्रूट के उपचार और एडन ब्रूस टेप का उपयोग करते हैं। हेसन ने बंधुताओं ने कहानी की दृष्टिकोण को पारक परिवार में कन्वर्ट किया और वितरण स्पष्टी करने के लिए भाइयों ने फ़ोन पर कई बार डोरस का साक्षात्कार किया। 2009 के मध्य तक समाप्ति 6 स्टूडियो बोली युद्ध का विषय बन गई, जिसमें फिल्म को समिट एंटरटेनमेंट में पहुंचा दिया। हालांकि डोरस ग्रूट और समिट लेन देन पूरी नहीं कर सके और फिल्म में बदलाव आया और डोरस ग्रूट और न्यू लाइव सिनेमा के साथ फिर से जुड़ गए, जो मूल बोली युद्ध में हार गया था। स्टूडियोज ने अंततः की फिल्म को चुन लिया और उसी वर्ष 11 नवंबर को न्यू लाइव और डोरस ग्रूट के एवरग्रीन मीडिया ग्रुप के बीच एक डील हुई। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो दोस्तों फिल्मोग्राफी में सबसे पहले द कॉन्जूरियंस 19 जुलाई 2013 को जेम्स मैन द्वारा डायरेक्ट की गई मूवी आपको देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के बाद अगली मूवी आपको देखने को मिली एनाबेला 8 अक्टूबर 2014 को और द कॉन्जूरियस 2 10 जून 2016 को और एम्ब्रेला क्रिएशन 11 अगस्त 2017 को और साथ ही साथ 7 सितंबर 2018 को द नन देखने को मिली और साथ ही साथ द क्रश ऑफ द लोमरेज अप्रैल 19 को देखने को मिली 2019 में और अम्ब्रेला केम होम 26 जून 2019 को और द कॉन्जूरियस द डेविल मेड मी डू इट 4 जून 2021 को देखने को मिली। दोनों ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। सारी की सारी मूवीज सुपर हिट रही और बिलियनों में इन्होंने कलेक्शन किया है टोटल मिलाकर। श्रृंखला की पहली किस्त मूल रूप से वॉर फाइल्स से शीर्षक से जिसे बाद में द कॉन्जूरिंग नाम दिया गया और एड और लॉरेन ब्रेंस एक विवाहित जोड़े के वास्तविक जीवन के कारनामों पर केंद्रित हैं, जिन्होंने असाधारण घटनाओं की जांच की और पेटन विलिस ने एड और लोरस की मुख्य भूमिकाओं में और एल्गिन के साथ अभिनय किया। ये फिल्म बोर्स में 1971 के मामलों में केंद्रित थी, जिसमें उन्होंने रोड आइलैंड और हैरबिन्स में एक फार्म हाउस में एक चुड़ैल की अभिश्राम की जांच की। द कॉन्ज्यूरर्स को सकारात्मक समीक्षाओं के साथ 19 जुलाई 2013 को रिलीज़ किया गया। इसने 20 मिलियन के बजट के मुकाबले 320 मिलियन की कमाई की, यानी लगभग 33 गुना ज़्यादा, जो कि इतिहास की सबसे लाभदायक हॉरर फिल्मों में से एक बन चुकी थी। एनबरो ग्रिड की उत्पत्ति पर ध्यान केंद्रित करने वाली स्पिन ऑफ फिल्म जिसे द कॉन्जूरियन में पेश किया गया और घोषणा की गई और एक ग्रूथ की रिलीजिंग के तुरंत बाद की गई। मुख्य रूप से फिल्म की वैश्विक बॉक्स ऑफिस सफल और चित्रण के लिए सकारात्मक स्वागत के बाद कथनांक जॉर्ज विलियम्स पर ध्यान केंद्रित किया और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ जिसने पूरी दुनिया में एनबर्स शैतान और फिल्म के उनके घर में घुसने और मारने जाने के बाद प्रतिशोध की आत्मा में वश में हो जाती है। फिल्म का निर्देशन द कॉन्जूरिंग सिनेमेटोग्राफर जॉन आर लिविंगस्टन द्वारा किया गया।
तो दोस्तों इसी के साथ हमने कई अपडेट और कई चीज़ें आपको बताई हैं, और साथ ही साथ इसी के साथ हमने इस यूनिवर्स की जितनी भी पिक्चरें थी उन सभी की एक तरह से नाम भी आपको बता दिया, उनकी परफॉर्मेंस हम जान रहे थे। द कंजूरियन 2 के बारे में जानते हैं, जो कि आपको 2016 में देखने को मिली। मूल फिल्म की सफलता के बाद एक सीक्वल द कंजूरियन 2 का निर्माण शुरू हो गया। इसका डायरेक्शन भी वॉन ने किया, जिसमें फॉर्मिंग और विलेन दोनों ने अपनी भूमिका को दोबारा दोहराया था। फिल्म 1977 में लंदन में एंशिएंट पोर्टलैंड मामले पर केंद्रित थी, जबकि उन घटनाओं का संक्षेप में जिक्र किया गया था जिन्होंने एलिमेटेड हॉरर को प्रेरित किया गया था, और इसे 10 जून 2016 को रिलीज़ किया गया। आलोचना और दर्शकों में सकारात्मक समीक्षा है। कुछ लोग इस बात से सहमत थे कि फिल्म अन्य हॉरर सीक्वल्स से काफ़ी बेहतर थी, जबकि अन्य इस बात से बहस कर रहे थे कि क्या फिल्म ने गुणवत्ता में अपनी पूर्ववर्ती को पीछे छोड़ दिया है। और इस मूवी का बजट थोड़ा बढ़ाया गया पिछली मूवी के बजट से 2 गुना ज़्यादा, यानी 40 मिलियन के बजट में दुनिया भर में इसने 320 मिलियन का आंकड़ा पार किया, और दा के बाद अब दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म ओजा 2017 में रिलीज़ हुई थी, जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल थी। दोनों ही मूवीज़ ने एक तरह से 320 मिलियन डॉलर्स की कमाई की। एनबॉर्न क्रिएशन 2017 एनबॉर्न सीक्वेंस का विकास चल रहा था, जो अंततः मूल फिल्म प्रीवल निकला, और फिल्म की कहानी एक गुड़िया निर्माता और उसकी पत्नी पर केंद्रित है, जिनकी बेटी 12 साल पहले दुखद मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वह एक बंद अनाथालय की नन और कई लड़कियों के साथ अपना घर खोलने का फैसला करती हैं। गुड़िया निर्माण की अवधि रचना और एल्बन की रचना बच्चों में पड़ती हैं, और वह उनके आश्रय को परम बुराने की तूफान में बदल देती हैं। और लाइट्स आउट के केंद्रीय डेविन एफ और सैलबर्ट ने निर्देशक के रूप में लियोन्टिन की जगह ली, और टर्बन पटकथा लिखने के लिए लौट आए, और स्पोन्सन वो निर्माण के लिए लौट आए। फिल्म को 11 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज़ किया गया था, जिसकी आलोचनाओं और व्यापारिक सफलताएं मिली। कई आलोचनाओं और व्यावसायिक सफल थी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ कई आलोचनाओं ने इन्हें अच्छा परफॉर्मेंस दिया। द नन 2018 द नन्स नाम का स्पिल ऑफ फिल्म, जिसमें द कॉन्ज्यूरिंग 2 और डेड मैन 2 चित्रण वाले को शामिल किया गया था और कॉरन हार्डी द्वारा निर्देशित किया गया था। द कॉन्ज्यूरिंग 2 के सह-लेखन और डेविन लेंसी जॉनसन के रूप में गैरी डार्बन द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले लेखन के रूप में घोषणा की गई, और वोन जिन्होंने सैफरन के साथ निर्माण भी किया, और डेमियन बीचर और टाइसन फार्नी ने मुख्य भूमिका निभाई, जबकि बोनी ऑर्निस ने फिल्म में बालक के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। फिल्म की सफलता एक पुजारी और नोकिया पर आधारित थी, क्योंकि वह एक अपवित्र रहस्य की जांच करते हैं और राक्षसी नल वाल्स के रूप में दृष्टि शक्ति का सम्मान करते हैं। ये फिल्म 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ हुई, और 22 मिलियन डॉलर्स के साथ बजट पर इसने लगभग 365.5 मिलियन डॉलर्स की कमाई की, जो इस फ्रेंचाइजी की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और अक्टूबर 2017 में वॉन्स ने अक्टूबर जोन्स द्वारा निर्देशित और लीड कोडिंग अभिनेता एक हॉरर फिल्म के निर्माण के रूप में काम किया, जो तब एक चिल्लर नाम दिया, और बाद में फिल्म का नाम बदलकर द क्रश ऑफ लास लोरेस दिया गया। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में इसने द क्रश ऑफ वीपिंग वुड्स के साथ भी जाना गया। हालांकि एक स्टेट ऑल्स ने फिल्म के रूप में प्रिंट किया, और टोनियल एल्ट्रॉन के रूप में द कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स के लिए एक मंजूरी है, जो कि फादर फेरस के रूप में एन ब्लूस की अपनी कहानी को दोबारा दोहराते हैं। ये चित्रण नाम पात्र की आत्मा से वर्णित परिवार की दिशा लेता है, और गुडिस ने जोड़ी राक्षस इकाइयों के साथ अपने अनुभव को भूतियों से जोड़ता है। रेमन क्रूज और पैटलियस वेल्सिन के स्कीन पैटर्न थॉम्स फिल्म में सहायक रूप में देखने को मिले, और द कोर्स ऑफ कोरियस का प्रीमियर मुख्य रूप से 15 मार्च 2019 को साउथ ब्राय और साउथर्न वेस्ट में हुआ, जिसमें मिश्रित समीक्षाएं मिली, और 19 अप्रैल को व्यापारिक नाटक के रूप से इसे रिलीज़ किया गया।
एन बोल घर आती है। एक तरह से इसका जो अगली मूवी है उसका हिंदी टाइटल मैं बता रहा हूँ, द क्रश ऑफ लाल लोरियन है 2019 से। एंड ब्लूज श्रृंखला की तीसरी किस्त यानी एक तरह से पार्ट 3 एंड ब्लूज के केस होम गेरी डेवन को उनके निर्देशांक में एक लेखन और निर्देशांक के रूप में दिखाया गया। ये डोब्रेन में बॉन द्वारा लिखित एक कहानी विचार पर आधारित थी। वान और पीटर साइसन ने इस परियोजनाओं का सह निर्माण किया और एना ब्लेस क्रेज होम और एन ब्लेस और द कॉन्जियस के बाद कहानी और वो संग्रह में कांच के बक्से में रखे जाने के बाद गुड़िया का ध्यान केंद्रित करती हैं। साथ ही साथ विल्सन और फार्मिंग ने डेल और लोरेंस फोर्स के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और मैकलन ग्रेस ने जूडी वोन्स के रूप में भी, मेडलिस इसमैन ने जूडी की किशोर दाई के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। ये फिल्म 26 जून 2019 को रिलीज़ हुई थी। द कंजूरियन 2 की रिलीजिंग के बाद वोन्स ने खुलासा किया कि वह शेड्यूलिंग संघर्ष के साथ श्रृंखला में किसी अन्य तरह की किसका एक तरह से अगले पार्ट का कोई वेबसाइट सफल नहीं लौटा, लेकिन उन्होंने अन्य फिल्म निर्माण और अधिक कॉन्जरस फिल्मों का निर्देशांक देखने पर रुचि रखी। और अगली फिल्म मुख्य रूप से आपको देखने को मिली 1980 के दशक के दौरान होगी और एन हेरिस फेरेंस इन लंदन में द हर्बिन ऑफ द गोस्टन हैवला देते हुए लाइट क्रेज का पता लगाने के लिए फिल्म के विचारों पर बातचीत हुई। द कॉन्जूरिंग द डेविल मेड मी डू इन का निर्देशन माइकल चावेस ने किया और इससे पहले 2 अन्य द क्रश ऑफ लाला लोस का निर्देशन किया जिसमें जेम्स वॉन्स निर्माता की भूमिकाओं में थी। विल्सन और फॉर्मिंग ने एड और लोसन वॉन्स के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। पटकथा वास्तविक जीवन और डेविन मेड में ड्यू मामले में इर्द गिर्द घूमती है, एक कानूनी मुकदमे जहां पर प्रतिबाधा के अन्य अपराध के दौरान भूत प्रेत का दावा किया गया। शुरुआत में फिल्म 11 सितंबर 2020 को रिलीज की गई और जिसे कोविड-19 महामारी के कारण 4 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया। हालांकि फिल्म को रिलीज़ किया गया था और 26 मई 2021 को यूनाइटेड किंगडम में पन्नस ब्रदर पिक्चर्स और न्यू लाइन सिनेमा, इसके बाद 4 जून को यूनाइटेड स्टेट में जहां HBO मैक्स स्ट्रीमिंग सेवा पर इसे 1 महीने तक रिलीज़ किया गया। साथ ही साथ दोस्तों इनके एक तरह से अपकमिंग सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर के अंदर द नन 2 आपको देखने को मिल रही है और द कंजूरियस लास्ट रिस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये अपकमिंग मूवीज़ हैं इनकी जो आपको देखने को मिल रही है। 8 सितंबर 2030 को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में द नन 2 आपको एक तरह से मैं आपको बता दूँ देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये फिक्स है बिल्कुल, एक तरह से द नन 2 आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम जानेंगे इस यूनिवर्स से रिलेटेड और कुछ जानकारियाँ जो कि जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दें। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि 2 अपकमिंग मूवीज़ हैं जो आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है, जिसमें से द नन 2। जी हाँ दोस्तों, ये भी इस यूनिवर्स का हिस्सा है जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों द नन 2 पर भी हमने वीडियो बना दी हैं और द कंजूरिंग लास्ट रिट्स नाम की एक और टाइटल की अपकमिंग मूवी प्री प्रोडक्शन में चल रही है। इसका जो राइटिंग का काम किया है वो डेविड लेसी जूशन और MG ग्लोरिक ने किया है। साथ ही साथ प्रोड्यूसर जेमिन वोन और पीटर सैफरस है। इन डेवलपमेंट के अंदर ये चल रही है, यानी एक तरह से प्री प्रोडक्शन में ये चल रही है। तो दोस्तों अब इन सभी के बारे में डिटेल हम जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया है द नन 2 आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। द नन की रिलीजिंग से पहले एक तरह से वॉन ने सीक्वल की संभावना और इसकी कहानी क्या हो सकती है इस पर भी एक तरह से बातचीत की और बोला मुझे पता है कि संभावित रूप से द नन काम करेगी और द नन 2 कहाँ ले जा सकती है इस पर एक तरह से बात कर रहे हैं। और ये लोरस की कहानी है जिससे संबंधित है। हमने पहले 2 कॉन्जरस की स्थापना की और इसे पूर्ण रूप से पूरा किया है।
अप्रैल 2019 में सफरान ने कहा कि वह एक सीक्वल विकसित एक तरह से कर रहे जा रहे हैं, जिसमें कहा गया था कि फिल्म के लिए एक वास्तव में मज़ेदार कहानी की योजना बनाई गई थी। उस कहानी के अंत में अकेला एक तरह से कूपर ने फिल्म के लेखन के रूप में इस परियोजना पर हस्ताक्षर किया, जबकि सफरान और वारन को निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया। बोनी और उसने अगली कड़ी में मुख्य राक्षस के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने की रुचि व्यक्त की। फरवरी 2022 में टाइमन फ्रोमिस ने कहा कि कहानी उन्होंने वनस्पत पिक्चर के साथ पहली फिल्म में अपनी भूमिका को दोबारा करने में संबंधित भी चर्चा की, जबकि उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के परिणाम स्वरूप फिल्म उद्योग में प्रबंधित के कारण परियोजनाओं में देरी हुई। वनस्पत 10 ने 2022 में सिनेकॉन्स में अपनी आगामी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अप्रैल में आधिकारिक तौर पर फिल्म की एक तरह से घोषणा की। निर्देशक के रूप में माइकल चावेस की पुष्टि की गई और प्रारंभिक फोटोग्राफी 29 अप्रैल 2022 को पूरी हुई, जिसमें बोनी आरोस ने वेलकन्स के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। सितंबर 2022 में यह पता चला कि इयान गोल्डबर्ट और रिचर्ड न्यूज ने मुख्य रूप से अपना योगदान दिया। स्टीफन रीड ने फिल्म के लिए मुख्य भूमिका के कलाकारों में शामिल होते हुए अपनी एक तरह से भूमिका को दोहराया है और अपकमिंग नन 2 में आपको एक तरह से अपना कंटिन्यू रोल देखने को मिलने वाले हैं उसी रोल के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों 6 अक्टूबर 2022 को पूरा हुआ उसी वर्ष के अंत में समाप्त हुआ। तेसा मार्फी और जॉन सल्क्विट और सीटन आयरिस और साथ ही साथ थेरियड के रूप में अपनी भूमिका को दोहरा रहे हैं, जिसमें अन्ना पोपवेल और कैटरीन रोज और डाउनी भी शामिल है। नन 2 की रिलीजिंग डेट 8 सितंबर 2022 को निर्धारित की गई है, यानी कंफर्म आपको देखने को मिलने वाली है। टीजर ट्रेलर तो आपने देख ही लिया होगा, आप जाकर एक तरह से सर्च भी कर सकते हो, बाकी मैं लिंक दे दूंगा, आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। द कंजूरियन लास्ट एक तरह से राइट्स के बारे में भी थोड़ी अपडेट हैं जो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अक्टूबर 2022 में द कंजूरियन द डेविल मैड बी डू इट की अगली कड़ी के विकास में होने के बाद सामने आई थी और डेविन लेसी जॉन मैकडोनियल्स पटकथा लिखते समय जेम्स वॉन और पीटर स्पिन निर्माता के रूप में लौटे और वॉन ने बाद में पुष्टि की कि वे विल्सन और फॉर्मिंग अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाएंगे और अप्रैल 2023 में सिनेकॉन्स के दौरान फिल्म का शीर्षक सामने आया। जून 2017 में निर्माता पीटर साफ्रांस ने कहा कि वे स्टूडियोज अन्य सेट लॉस और मूल कार्यों के पात्रों को शामिल नहीं करेंगे और विकास में विभिन्न परियोजनाएं हैं। बाद में उन्होंने दोहराया कि बहुत से परियोजना केवल वही बनाई जाएगी जिनका वॉरन और पेंचिल्स की रिलीजिंग हुई अन्य फिल्मों से सीधा संबंध होगा। यह कहा कि जब तक बताने के लिए एक तरह से मौलिक कहानी और तब उनका निर्माण जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि मई 2021 तक विकास के विभिन्न चरणों में भविष्य की परियोजना बनाई थी, जिसमें पैटल विल्सन और वेरा फॉर्मिंग अपनी भूमिका को फिर से दोबारा दोहराने के इर्द गिर्द रहते हैं और सफ्रांस ने कहा कि इतने अनोखे अभिनेता हैं और वह एडम और लोरिस को इतनी खूबसूरती से चित्रित करते हैं कि हमने उनके साथ ये फिल्म बनाना पसंद करा है। और एडन और लोरिस ने 50-100 तक मामलों की जांच की, इसलिए हमारे पास प्रोटीन और साथ ही साथ 40 साल और इससे पहले कि बाहर आ जाए। और जून 2019 में एन ब्लूज केम्सन होम की रिलीजिंग के बाद गेरिन डार्बन ने चौथी एन ब्लूज फिल्म की संभावना को स्वीकार किया, जबकि यह भी कहा कि अन्य श्रापित कलाकृति और उनकी संस्थाओं का केंद्र इरी स्पिन ऑफ फिल्मों की संभावना है। फिल्म निर्माता ने खुलासा किया है कि वह ब्रिटिश संस्थाओं की विस्तृत बैक स्टोरी प्राप्त हुई है जो उन्हें एन ब्लूज केम्सन होम के निर्माण के दौरान लिखी थी, वॉन्ट्स के साथ विकसित हैं। उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइजी का भविष्य डरावनी और विभिन्न उपशैलियों का पता लगाता है। ये बताते हैं कि द ब्रांड पर केंद्रित एक मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर ये जो मूवी आपको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ दोस्तों
जून 2019 में एल्बम केम और होम की रिलीजिंग के बाद गेरन डेविस ने चौथी एल्बम फिल्म की प्रारंभ को स्वीकार किया, जबकि यह भी कहा कि अन्य स्थापित कलाकृति और उनकी संस्थाओं पर केंद्रित आई स्पिन ऑफ फिल्मों की संभावना है। और मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म द सुमरीन पर केंद्रित एक स्पेस हॉरर फिल्म अन्य विकासों को उदाहरण देती है जिन पर विकास के लिए चर्चा की गई थी। जून 2021 में द कंजूरियन द डेविल में मेड मी डू इट की रिलीजिंग के बाद क्रैमल चैवस ने खुलासा किया कि फिल्म का मूल उद्देश्य सीधी अगली स्पिन ऑफ फिल्म से जोड़ना था, एक राक्षस चित्रण के इर्द गिर्द केंद्रित, जिसमें 3 कंजूरियन से काट दी गई थी, जिसमें लॉस्ट डेमन कहा जाता है। चौंस ने कहा कि इस इकाई उल्लेखनीय योग्य क्योंकि यह पूरी तरह से सच्चे और खाते के घावों के विवरण का अधिकार है। हालांकि पूर्ण चित्रण और प्रकटीकरण को अंतिम कट से हटा दिया गया, साथ ही साथ एक सब स्प्लॉट भी जहां पर इसमें स्टार तांत्रिक यांत्रिक के साथ काम कर रही थी। फिल्म निर्माता ने नोट किया कि यह वही इकाई हैं जो कि डेविन को पानी के बिस्तर में पीड़ा देती हैं और अंततः उसके शरीर में प्रवेश करती हैं। उन्होंने उम्मीद बताई कि एक दिन इस परियोजना को हरी झंडी मिल जाएगी। और चावस ने टिप्पणी दी कि जेम्स वॉन्स के पास फोरेंस के कई मामले जिनमें अन्वेषण करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। फिल्म निर्माता ने स्वीकार किया कि उन्हें पता है कि विभिन्न परियोजना विकसित की जा रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक प्रशंसन के रूप में भी देखने के लिए अपना उत्साह व्यक्त किया और पहले एक तरह से रिलीज होगी। और द क्रूडन मैन स्पिन ऑफ फिल्म रद्द कर दी गई है। मई 2017 में सफ्रांस ने कहा कि द कंजूरियन 2 को क्रूडन मिनी चित्रण पर स्टूडियोज द्वारा एक फीचर फिल्म के लिए विचार किया जा रहा था। उसी वर्ष जून तक द क्रूडियन मैन्स नाम की स्पिन ऑफ फिल्म आधिकारिक तौर पर विकसित हो रही थी और माइक वॉन्स और पटकथा लेखन के रूप में काम कर रहे थे, जो वॉन्स की मूल कहानी पर आधारित थी। तो दोस्तों अब हम कंटिन्यूस जान रहे हैं इस एक तरह से सीक्वेंस के बारे में, और साथ ही साथ कई अपडेट निकल कर आई हैं इससे रिलेटेड और भी कई जानकारियां हैं, वो सारी की सारी मैं आपको बता देता हूँ। और साथ ही साथ फ्यूचर फिल्मों के बारे में भी मैंने जैसा कि अपडेट बताई थी आपको, और अभी जो अपकमिंग मूवी आ रही हैं उसके रिलेटेड भी कई अपडेट मैंने बता दी। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ द क्रूड मैन स्पिन ऑफ द फिल्म रद्द कर दी गई। दोस्तों ये एक मूवी आ रही थी, इसे भी रद्द कर दिया गया, क्यों, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले मई 2017 में सफ्रांस ने कहा कि द कंजूरियन 2 की क्रूड मैन चित्रण पर स्टूडियोज द्वारा एक फीचर फिल्म के लिए विचार किया जा रहा है। स्पिन ऑफ फिल्म आधिकारिक तौर पर विकास में थी, जिसमें माइक वैन और पटकथा लेखन के रूप में काम कर रहे थे और वॉन्स मूल कहानी पर आधारित थी और वॉन्स शेफेन इस परियोजना का निर्माण करने के लिए तैयार है। हालांकि विकास की शुरुआती चरण में फिल्म निर्माता ने कहा कि डरावनी उपशैली और एक डार्क फिल्म होगी और सितंबर 2015 तक सेवरिन ने कहा कि वे स्टीफन पर काम चला रहे हैं और स्टूडियोज पर आगे उत्पादन शुरू होगा। तो दोस्तों इस सीक्वेंस के बारे में बात की जाए तो दोस्तों ये बहुत ही एक तरह से जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो मूवी जो रद्द हुई थी उसके बारे में जैसा कि मैंने बताया था, और थोड़ी और डिटेल है, जैसे सितंबर 2018 तक सफ्रांस ने कहा कि स्क्रिप्ट पर काम चल रहा था और स्टूडियो आगे प्रोडक्शन करने पर इस पर ध्यान दे रहा है जब तक कि उनके पास एक ड्राफ्ट ना हो जाता उन्हें पसंद हो। निर्माता ने मुख्य रूप से वही दोहराया जो कि वो उसने कहा और ये पुष्टि। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारे जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस यूनिवर्स के अंदर आपको किसी भी और मूवी
पर यानी एक तरह से एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तकरीबन 6 से 7 मूवीज है और 2 या 3 वेब सीरीज है, इन सभी पर हम वीडियो ले आएंगे। यदि आप स्पेशली किसी एक वीडियो को एक तरह से आप जानना चाहते हो जिसकी डिटेल मैंने सभी के नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसका नाम एक तरह से नीचे टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और जिस लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए आप लिख सकते हैं। हम बेसिकली हिंदी में तो लाते ही है, बाकी और लैंग्वेज यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम वो भी लाने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब हमने इसके प्री प्रोडक्शन के बारे में जाने और अब आखिरी के अंदर हम इसके कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर आपको देखने को मिले और कौन सा रोल निभाएंगे हम जानते हैं। करते हुए इरादा फैशन प्रत्येक किसकी अपनी शैली रखने का है। बाद में उन्होंने कहा कि द क्रूकेड मैन का इरादा द कंजूरिंग 2 के बाद अगली फिल्म बनाने का था, लेकिन चित्रण के प्रति दर्शकों की प्रक्रिया के कारण द नन पर तेजी से निर्माण पक्ष में परियोजनाओं में देरी हो गई और नवंबर 2022 में बोन ने घोषणा की कि उनके नियंत्रण से बाहर परियोजना उस समय आगे नहीं बढ़ रही हैं, और जबकि संभावित भविष्य के रिलीजिंग की आशा व्यक्त की गई थी। और साथ ही साथ शॉर्ट फिल्मों के बारे में बात की जाए तो जुलाई 2017 में वनस ब्रदर पिक्चर्स ने कंजूरियस द वैन की अनाउंसमेंट की थी। माई एम्बर क्रिएशन और एम्बरन एस प्रोडक्शन ने मिलकर, और इसी के बाद ऐसा महसूस करने के लिए स्थगित कॉन्ज्यूरिंग दुनिया के भीतर मौजूद हो सकती हैं। जीतने वाली फिल्मों के निर्देशक ने पहली फिल्म को साझा फिल्म ब्रह्मांड का एक हिस्सा विस्तार बनाया और यात्रा जीती। फिल्म के निर्देशक डेविन एफ ओसेनबर्ग ने मिलने के लिए लॉस एंजलिस में प्रवेश की अंतिम तिथि 27 जुलाई थी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन और कोलमिक्स में 4 अलग अलग परियोजना विजेताओं पर चयन किया गया। सभी 5 लघु फिल्म अगस्त से नवंबर तक हुई। 16 अगस्त 2017 को मुख्य रूप से एक मूवी द न्यूरीज और द कन्फ्यूशन 26 अगस्त को, और भी कई मूवीज एक तरह से देखने को मिली। और साथ ही साथ दोस्तों नवंबर 3 2017 को इनक्रेड सोल्स द नर्सिंग 2017 के बारे में बात की जाए तो द विनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे एक तरह से बनाने पर काम किया। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ द कन्फ्यूशन के साथ साथ इससे जुड़े रहे द शॉर्ट फिल्म रिव्यूल्स के साथ भी इस पर काम किया गया। साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक रूप से सदीग्रस्त युवा महिला के इर्द गिर्द घूमती हुई ये स्टोरी थी। एक बुजारन एस्टन वैन से बात करते हुए अपनी स्थायी चर्चा से शरण लेती हैं। साथ ही साथ अपने घर के भीतर की बुराई से बचने के बाद उसे पता चलता है कि उसके बगल में एनफेंस बूथ में कुछ ज़्यादा ही गहराई कुछ छिपी हुई है। और साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ स्कॉन पैटर्न 2017 में आपको देखने को मिली। और दोस्तों इसी के साथ स्पोर्ट सोलियन कोलबियंस हॉरर लघु फिल्म है जिसका निर्देशन, लेखन, निर्माण और एल्जिन लोजेंस ने किया था। तो अब टेलीविज़न सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार से टेलीविज़न सीरीज़ और कौन कौन सी टेलीविज़न सीरीज़ आपको देखने को मिली, सारी कुछ जानकारी आपको मैं देता हूँ। इसी के साथ दोस्तों सीरीज़ के बारे में बात की जाए तो मई 2021 में पीटर स्किल्स ने कहा कि वह द कंजूरियन यूनिवर्स के भीतर एक टेलीविज़न श्रृंखला के विकास पर चल रही थी। निर्माता ने कहा कि हालांकि वह फिल्म की किस्तों से दूसरी नहीं जानना चाहती, कुछ और लंबे और चौड़ी कहानी है जिनमें केवल 2 घंटे की फिल्म की बजाय 8 एपिसोड थे या 8 से बेहतर ढंग से बताया जा सकता है। नेफ्रन ने स्वीकार किया कि टेलीविज़न शो में फ्रेंचाइजी का विस्तार कुछ समय से अच्छा है और HBO मैक्स ने लॉन्च के साथ वनस ब्रदर एंटरटेनमेंट को किसी भी संभावित श्रृंखला के लिए एक वितरण प्रदान नहीं किया। साथ ही साथ दोस्तों अप्रैल 2023 में फ्रेंचाइजी ने एक शीर्षकहीन टेलीविज़न श्रृंखला के विकास में होने की घोषणा की। यह शो फिल्म की घटनाओं के बाद कलानुर्मित रूप से होगा, जिसमें जेम्स बॉन्ड और पीटर स्पाइन कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। यह परियोजना न्यू
लाइन टेलीविज़न, वरना ब्रदर टेलीविज़न स्टूडियोज और एमटीएन मोशन और द सफ़र कंपनी और मैक्सन और नीस के बीच में संयुक्त राज्य उद्यम उत्पादन के रूप में निर्धारित की गई है और विशेष रूप से वनस्पति डिस्कवरी ने मैक्स पर स्ट्रीमिंग के माध्यम से रिलीजिंग के लिए विकास जारी किया। यह तालिका द कॉन्जरियस यूनिवर्स में दिखाई देने वाली मुख्य पात्रों को चित्रित के अंतिम नाम के रूप में अनुग्रहण सूचीबद्ध करती है। इस अनुभाग में वह पात्र शामिल है जो श्रृंखला में 2 से अधिक फिल्मों में दिखाई देगी या दिखाई दे चुके हैं। एक खाली गहरे भूरे रंग का स्पेन एक्स के साथ में चित्रण फिल्म में नहीं था। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इसकी एक तरह से रिलीजिंग के ऊपर बात कर लेते हैं, बॉक्स ऑफिस पर क्या कलेक्शन रहे और सारी कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। टोटल मिलाकर कलेक्शन मैंने आपको जैसा कि बताया था और डीनियस के अनुसार मुख्य रूप से इस फ्रेंचाइजी ने 260 बिलियन संयुक्त लाभ कमाया है और एनबॉस अपने 6.5 बिलियन के बजट में 40 गुना से अधिक कमाई करने में सफल रही है। जी हाँ दोस्तों, अपने बजट के 40 गुना ज़्यादा इन्होंने एक तरह से कमाया है और सुपरहिट इन सीरीज़ों को बनाया है। साथ ही साथ दोस्तों इसके बारे में और कई अपडेट हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो जी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जी, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ द नन 2 पर वीडियो हमने बनाई दी है, आप जाकर पहले ही उस पर जाकर देख सकते हो। और एक प्यारा सा कमेंट कर दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक हो पाएगा हम बहुत जल्द उस पर एक तरह से वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम जानेंगे इस यूनिवर्स की एक मूवी के बारे में जिसके अंदर आपको जितने भी कैरेक्टर एक तरह से देखने को मिले हैं उन सभी के बारे में जान लेंगे तो पूरी एक तरह से यूनिवर्स के कैरेक्टर एक तरह से कवर हो जाएंगे। पहले बेसिक डिटेल बताता हूँ, मैं जिस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है द कंजूरियन द डेविल मेड मी डू इट। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको 2021 में आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिली थी। बाकी OTT प्लेटफॉर्म में आगे चलकर बताऊंगा कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर ये आपको हिंदी में देखने को मिलेगी और बाकी आपकी कंट्री के हिसाब से जिस लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो सारी कुछ जानकारी आपको देने वाला हूँ। सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म डायरेक्ट की है मिलेन चॉर्सन ने और डेवन लीशन जोन्स एम्स क्रूजर द्वारा इसकी स्टोरी लिखी हुई है। इस मूवी के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से ये आधारित है चार्ड हैंस केरियन डेब्यू हैशन के ऊपर। साथ ही साथ दोस्तों प्रोडक्शन इसका जेम्स वॉन और पीटर स्पॉन्स ने किया है। इसमें आपको कैरेक्टर देखने को मिले हैं वेरा फार्मिंग, पैट किट विल्सन, रूइनी कोनोर और सारा कैथरीन हुक और जूलियन हिली यार्ट। सिनेमेटोग्राफी का कायम इसके अंदर माइकल ब्रोगस ने किया है। मुख्य रूप से 4 जून को ही सिनेमाघरों में देखने को मिली थी 2021 के अंदर। और इसके अंदर जो म्यूज़िक दिया है जोसेफ बिशंस ने दिया है और न्यू लाइन सिनेमा और सोफन कंपनी और द एक्टर से प्रोडक्शन ने इसे प्रोड्यूस किया है। डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभाला है वनस्पति पिक्चर्स ने और यूनाइटेड किंगडम में से 26 मई 2021 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ किया गया और इसके बाद 4 जून 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इंडिया में भी इसे रिलीज़ कर दिया गया। इसकी लेंथ की बात की जाए तो तकरीबन इस मूवी की लेंथ देखी जाए तो तकरीबन 112 मिनट की टोटल लेंथ बताई जा रही है और संयुक्त राज्य अमेरिका में से बनाया गया। इसकी लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश में से बनाया गया था। बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब किया गया है। हिंदी में अवेलेबल है आपके OTT प्लेटफॉर्मों पर प्राइम वीडियो जैसे कि, और साथ ही साथ डिज्नी के भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, HBO पर भी अवेलेबल है, लेकिन इंग्लिश में है HBO पर। हिंदी में आपको ये 2 प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहे हैं। मूवी का बजट तकरीबन $40 मिलियन था और मूवी ने
$206.4 मिलियन से डॉलर्स की कमाई की, जो कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला है इस मूवी से। और इसके बाद डेवलपमेंट चालू हो गया था एक तरह से एक तरह से द कंजूरियन यूनिवर्स के ऊपर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि हम इस एक तरह से मूवी के कैरेक्टर के बारे में भी जानेंगे, तो एक एक कर कैरेक्टरों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक डिटेल यानी इस मूवी के बारे में बेसिक डिटेल मैंने आपको बताई दी थी। कास्टिंग के ऊपर सीधा आते हैं और सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इस मूवी के अंदर जो फर्स्ट कैरेक्टर आपको देखने को मिली है, जिनका नाम है वेरा एन फॉर्मिंग। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 6 अगस्त 1973 को हुआ, एक अमेरिकन अभिनेत्री है। वेरा एन फॉर्मिंग का जन्म मुख्य रूप से 6 अगस्त, मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं तो 6 अगस्त 1973 को हुआ था। तकरीबन आज इनकी उम्र देखी जाए तो 50 साल है। न्यू जर्सी यूएसए में हुआ। सिरैक्यूज विश्वविद्यालय से बीएस एक तरह से किया हुआ है और मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है और यानी एक एक्ट्रेस है और डायरेक्टर है और एक प्रोड्यूसर भी है। 1986 से इस इंडस्ट्री में जुड़ी हुई है, अभी तक इस इंडस्ट्री में एक तरह से काम कर रही है। काम भी पूरे हम बताए कि इन्होंने 1997 में सैबरी रोशन से शादी की और 2004 के अंदर इनका तलाक हो गया। और इसी के बाद इन्होंने 2008 में एक तरह से शादी की रेन हॉलकी से। इनके 2 बच्चे हैं और फॉर्मिंग ने मंच पर अपने पेशावर अभिनय करियर की शुरुआत ट्रेकिंग साइड्स 1986 के मूल बोर्ड प्रोडक्शन से की। उन्होंने फोक्सन फैंटेसी साहसी श्रृंखला ओरन 1987 में टेलीविज़न पर अपनी शुरुआत की और ड्रामा थ्रिलर रिटर्न टू पैराडाइज 1988 में अपने फीचर फिल्म की शुरुआत की। फॉर्मिंग को सफलता 2004 में नाटक डाउन टू द बोन में एक ड्रैग आर्टिन की भूमिका से मिली। उन्हें नाटक एर्थिन बेट द ट्रूथ 2008 के लिए अधिक प्रशंसाएं मिली। 2009 के कॉमेडी ड्रामा अप इन ए एयर में अभिनय के लिए आलोचनाओं की प्रशंसाएं मिली, जिसके लिए उन्होंने सहायक अभिनेताओं के अकादमिक पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया। फार्मिंग में अपने निर्देशन की शुरुआत 2011 की फ्रांसीसी ड्रामा फिल्म हायर एंड ग्राउंड से किया, जिसमें उनकी प्रमुख भूमिका थी। उन्होंने राजनीतिक थ्रिलर द मंचूरियन कैडेट 2004 और क्राइम ड्रामा द डिपेटेड 2006 और ऐतिहासिक ड्रामा द बॉय इन ट्रांसपोर्ट पर्सम 2008 और साइंस फिक्शन थ्रिलर सोशन कोड 2011। एक्शन थ्रिलर की भूमिका सेफ हाउस 2012, लीग्रेंस ड्रामा द जज 2014 और बायोग्राफिकल ड्रामा द फ्रंट रन 2018। मॉन्स्टर फिल्म गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर 2019 और क्राइम ड्रामा द मेमी सेंट ऑफ द नेकलेस 2021। उन्होंने नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज हेवन द सी एस 2019 में भी अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन किया गया। डिज्नी प्लस की मिनी सीरीज हॉकी आई 2011 में, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पर आधारित हॉक आई 2021 में, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और एप्पल टीवी प्लस की मिनी सीरीज फाइल्ड डेज इन मेमोरीज में अभिनय किया 2022 में। तो दोस्तों इन्होंने इतनी बढ़िया मूवीज़ में अभिनय कर रखा है और इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी यदि आप इनके फ़ैन हैं, आप इन्हें जानते हैं, तो वीडियो को दबाकर लाइक और शेयर कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो, चाहे वो हिंदी हो जी, इंग्लिश हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई भी लैंग्वेज की वो सीरीज हो, आपको उस सीरीज या मूवी का नाम लिख देना है। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। और दोस्तों इसी के साथ हम इस यूनिवर्स की एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। तो आप जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कंटिन्यू कमेंट हमें देखने को मिलेंगे, हम उस पर डेफिनेटली बहुत जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए
और जिस भी एक तरह से मैंने बताया जैसा कि जिस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं डेफिनेटली वीडियोस पर ही पहले लाने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट करने के बाद अब हम जानेंगे जूशन 2007 जिनके अंदर ये अभिनय करते हुए नजर आए और फॉरमैन 2009 की फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के साथ इनके प्रदर्शन को भी एक चीख रानी के रूप में स्थापित किया गया। फॉर्मिंग का जन्म 6 अगस्त 1973 को विक्टोरियंस न्यू जर्सी में हुआ। उनके माता पिता यूक्रेनियन हैं और माइक फॉर्मिंग एक सिस्टम ब्रिक्शियन और लैंडस्केपर है। उनके पति लोम्बोरा एक हाई स्कूल के शिक्षक है। उसका एक बड़ा भाई ट्यूटर है और 5 छोटे भाई बहन हैं। फॉर्मिंग खुद को एक तरह से 1000% यूरोपीय अमेरिकन मानती हैं। उनका पालन पोषण न्यूयॉर्क जर्सी में हुआ। 1991 में उन्होंने हंटर सेंट्रल रिज हाई स्कूल से ग्रेजुएशन पूरा किया। 1985 में बेंचेस ऑफ द फाइन आर्ट के साथ स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की और इनके बारे में पर्सनल डिटेल में बताता हूँ। उनकी शादी 13 सितंबर को जैसा कि मैंने बताई हुई और साथ ही साथ इन्होंने इसके बाद फिर शादी कर ली। फिल्मोग्राफी के करियर के अंदर हम बात करते हैं समीक्स एक सैंडो टमाटोस और बॉक्स ऑफिस की साइज बॉक्स ऑफिस एक तरह से मोजोन के अनुसार फार्मिंग की सबसे अधिक कमाई करने वाली सबसे समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित फिल्मों में डाउन टू द बोन 2004, द मैंचूरियन कैडेट 2004, द डिपार्टेड 2006 और द शामिल है। बॉय इन द ट्रांसपोर्ट पजामा 2008, ऑर्फन 2009 और एयर 2009 जैसे कई बड़ी बड़ी फिल्में हैं। और गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर, द कंजूरियन, द डिविल मेड मी टू इन 2021। साथ ही साथ दोस्तों जानकारी मैं आपको देता हूँ फार्मिंग ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए लॉस एंजलिस फिल्म और क्रिप्टन एशियंस अवार्ड जीता और डाउन टू द बोन 2004 में अपनी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला लीड और प्रिंसिट अवार्ड्स के लिए नामांकन प्राप्त किया। अप इन द एयर 2009 में उनकी सबसे प्रशंसनीय भूमिकाओं में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताओं के लिए अकादमिक पुरस्कार और सबसे सहायक अभिनेत्रियों के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स उन्होंने जीता। उनके निर्देशन की पहली फिल्म हायर ग्राउंड 2011 से थी। तो दोस्तों इसी के साथ हम बात करेंगे और भी कई डिटेल आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले फार्मिंग टेलीविजन का सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए सैटर्न अवार्ड भी इन्होंने जीत रखा है और ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ मुख्य रूप से मोस्ट अभिनेताओं के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स और ड्रामा सीरीजों के लिए बेस्ट मॉडल 2013 से 17 में अपनी भूमिकाओं के लिए ड्रामा में व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए TCS अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त है। लघु श्रृंखला हैन देसी एस 2019 में उनके प्रदर्शन के लिए फार्मिंग को सीमित श्रृंखला या पूर्व उत्कृष्ट सहायक अभिनेताओं के लिए भी श्रेणी में अपना दूसरा प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन किया गया। यानी ज़बरदस्त इनका काम है। इन्होंने कई मूवीज़ में कि अब रिटायरमेंट लेने की इनकी उम्र आ चुकी है। अब हम अगले जिस कैरेक्टर के बारे में जानेंगे हैं, इनके बारे में तो हमने पहले भी आपको बता ही दिया है, कई मूवीज़ के अंदर ये आपको देखने को मिल चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ पैट्रिक जोसेफ विल्सन के बारे में। एक अभिनेता, अमेरिकन अभिनेता, डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने 1985 में बॉर्ड एंड संगीत में अभिनय करने अपना करियर शुरू किया। द फुल मोटी 2000 से लेकर 2001 में और ओकवा होम में उनकी भूमिकाओं के लिए 2 टोनियन पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। 2002 में उन्होंने फ्रांसीसी HBO मिनी सीरीज एल्जेस इन अमेरिकन 2003 में सह अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड और एक प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया। पैटिन जोसन विल्सन इनका पूरा नाम है। 3 जुलाई 1973 को इनका जन्म हुआ था और तकरीबन 50 साल इनकी उम्र है। वॉरकॉल वोल्जियंस USA में हुआ। मुख्य रूप से अभिनेता, निर्माता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी हैं। 1995 से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। डागमर डॉम्ब्रिज से इन्होंने 2005 में शादी की। विल्सन द फेट ऑफ द ऑपरेशन 2004 में, हार्ड क्रेडिन 2005 और लिटिल चिल्ड्रन 2006 और वॉरमैन 2009 और द ATM 2010 जैसी फिल्मों में दिखाई दिए। उन्होंने
टीजीलैंड फिल्म श्रृंखला 2010-2023 में उनकी अभिनेता भूमिका और द कॉन्जूरियन यूनिवर्स 2013 से वर्तमान तक एंड वोन्स के लिए दोनों हॉरर फ्रेंचाइजी के लिए व्यापक पहचान मिली। उन्होंने अपने निशान की शुरुआत सीक्वल एंशिएंट डेड रेड डोर 2023 से की। टेलीविज़न पर विल्सन ने सीबीएस ड्रामा सीरीज ए गिफ्टेड के अंदर अपनी भूमिका निभाई और एफएक्स की एंथोल सीरीज फॉर्गन 2015 के लिए दूसरे सीजन में लू सोल्वेंस के रूप में अभिनय किया और दूसरे सीजन में लू वोशन के साथ भी अभिनय किया और एक्वामैन 2018 मोशन मास्क की भूमिका निभाते हुए भी नजर आए थे। 14 जोसन विल्सन का जन्म 3 जुलाई 1973 को नॉर्फोन्स वोलियंस में हुआ। वह टूरियंस टीजर और गायक कैरियन के विल्सन और डेब्यू टीवी समाचार एल्कन जॉन फैलमिन विलियंस के बेटे थे। उनके दो बड़े भाई हैं, पोल एक विज्ञापन कार्यकारी और मार्क जो अपने पिता के बाद WTVT समाचार एकल बने। 1985 में उन्होंने कॉर्निंग मेल्स विश्वविद्यालय में नाटक में BFS के साथ स्नातक उपलब्धि प्राप्त की और 1995 में विल्सन ने मिस मॉन्सन के राष्ट्रीय टूरिंग प्रोडक्शन और क्रिस स्टोन की भूमिकाओं में एक छात्र के रूप में अपनी अभिनय करियर की शुरुआत की। अगले वर्ष उन्होंने कॉलेज के राष्ट्रीय दौरे में बिल बॉर्गन्स की भूमिका निभाई और ब्रांड लाइट्स और बिग सिटी के ऑफ बॉर्डन प्रोडक्शन में जेमी कॉर्नेस के रूप में अभिनय किया और बाद में विल्सन ने द फुल मोंटी 2000 में जीरी कुल्सन की भूमिका निभाई और बोर्ड थिएटर में अपनी शुरुआत की। इसी भूमिका के उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त है। लगभग 2000 में विल्सन ने फिल्म साई मिस्टन वेडिंग पर काम पूरा किया जो कभी रिलीज नहीं हुई। जब उन्होंने 2001 में कैरोलिन सैटन और मिले तो उन्होंने जूली स्टेन पुरस्कार महोत्सव के लिए माइल फेयर लेडियंस के लिए ऑन द स्ट्रिंग हेयर यू लिव गाना गाया। साथ ही साथ दोस्तों और भी कई भूमिका इन्होंने निभाई हैं और विल्सन ने जैक स्नाइडर 2009 की ग्राफिक उपन्यास वॉचमैन फिल्म रूपांतरण डैन ड्रैंडिन नाटक राउंड सेकंड में भी भूमिका निभाई है। 19 अक्टूबर 2010 को याकी स्टेडियम में उन्होंने टॉक्स रेजन्स और न्यूयॉर्क के बीच अमेरिका लीग चैंपियनशिप सीरीज गेम 4 में 7वीं पारी के दौरान गोल्ड ब्लेडन अमेरिका गाया। और दोस्तों इसी के साथ अब हम जानेंगे इनकी मोस्ट ऑफ द वायरल मूवीज़ के बारे में। सबसे पहले इनकी मूवी एक ही करके सब जान लेते, फिर मोस्ट भी मैंने बता दूंगा आपको। माई सिस्टर वेडिंग्स 2001 में इनकी सबसे घटिया स्टार्टिंग की फिल्म थी, यानी कि द एल्मा 2004 में इन्हें थोड़ा जानने लगे लोग। द फोर्टन ऑफ द ओपरन और हार्डी कैंडी 2005 की मूवी थी। लिटिल चिल्ड्रन में 2006 में देखने को मिले और रनिंग विद सेन 2006 में। और फिर इसे इनकी एक तरह से मुड़ावा आपको देखने को मिला लाइफ इन फाइट 2008 से। और इसके बाद इन्होंने अपनी पहली जो सफलता है एक तरह से वो हासिल की द आंट मैन से। और इसके बाद 2010 में इन्हें द स्विचर मिली और मॉर्निंग ग्लोरी मिली और द कंजूरियन से 2012 में और इंडसन चैप्टर 2 और इसमैन स्टेशन 46 और बिग स्टोन चैप जैसे कई फिल्मों में ये आपको देखने को मिला था। कंजूरियन 2, द फाउंडर और एक्वामैन में आपको देखने को मिले। दोस्तों मैंने एक्वामैन 2 पर भी वीडियो आपको बनाकर दे दी हैं, आप जाकर देख सकते हो। DC की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, बाकी हमारा चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। एक्वामैन 2 के नाम से वीडियो है और ये एक्वामैन 2 के अंदर भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये उसके अंदर किम और ओशन मास्टर का रोल निभाते हुए नजर आए हैं। और इनसाइड द रोड डोर जो उसने ब्रेड के रोल के अंदर आपको 2023 में देखने को मिले। और दोस्तों टेलीविज़न सीरीज भी इनकी बैक टू बैक कई थी जिनमें भी ये देखने को मिले। लेटर ड्रामा 2022 जैसी कई सीरीजें थी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इसी कैरेक्टर के बारे में, इस सीरीज़ के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में सारी कुछ जानकारी आपको दी है, तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने द कॉन्जरिंग
यूनिवर्स के बारे में जाना। इसके अंदर तकरीबन 6 से 7 मूवीज और 2 से 3 सीरीज आपको देखने को मिल चुकी है और अपकमिंग मूवीज की एक तरह से अपडेट भी मैंने बता दी कि 2024 में ये आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों ऐसे ही हम एक तरह से एमसीयू और डीसी यूनिवर्स पर वीडियो लेकर आ रहे हैं, यानी एक तरह से प्लेलिस्ट चल रही है जिसके अंदर एमसीयू और डीसी की सारी मूवीज को हम कवर कर रहे हैं, तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। मैंने आई बटन पर उसका लिंक दे दिया है। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो पर यदि 1 लाख एक तरह से व्यू पार हो जाते हैं तो मैं बहुत जल्द एक और नई अपडेट की वीडियो लेकर आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस यूनिवर्स के बारे में जाना। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और प्यारा सा कमेंट कर दे जिस भी मोड पर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। हम बहुत जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।